हड़प्पा सिविलाइजेशन के एंड होने के बाद लगभग 1500 ईयर्स तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। किस तरीके से सिटीज एंड टाउन्स बनते हैं, किस तरीके से किंग्स का इमर्जेंस होता है, किस राजा ने कहां पर रूल किया, किस तरह से एग्रीकल्चर की जाती है, एग्रीकल्चर के बिहाफ पर ट्रेड एंड कमर्स बढ़ता है और ट्रेड एंड कमर्स के बिहाफ पर ही कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये इतने सारी चीजें हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम टू CUET by Done 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि आफ्टर द एंड ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्पेन ऑफ द 1500 ईयर्स, तो 1500 ईयर तक छोटी छोटी डेवलपमेंट होती रही। तो इसी डेवलपमेंट में एक आपने यहां पर देखा, ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। अब ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद जो है वो हिंदुओं का सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसको कंपोज किया गया था लगभग 1500 टू 1000 BCE के अंदर। ठीक है, जिसको कंपोज किया गया था 1500 टू 1000 BCE के अंदर इसको कंपोज किया था। किसने कंपोज किया था? जो इंडस रिवर, यानी कि हड़प्पा के लोग कहां रहते थे? इंडस रिवर उनके ट्रिब्यूटरीज के पास रहते थे। तो ये भी वो वहां पर आकर के सेटल्ड हो गए थे। हड़प्पा तो डिक्लाइन हो गई थी, तो बाद में जो लोग आकर यहां पर सेटल्ड होते, इन्होंने ही इंडस रिवर उनके ट्रिब्यूटरीज के पास आकर के इस ऋग्वेद को कंपोज किया था। ठीक है, ये हिंदुओं का ओल्डेस्ट वेद है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऋग्वेदास। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखेंगे यहां पर जेम्स प्रिंसेप एंड ऑफिसर। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ये एक ऐसे ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में मिंटिंग का काम किया करते थे। मिंटिंग का मतलब होता है कॉइन्स के ऊपर जो भी छपाई होती है, जो भी प्रिंट किया जाता है, तो उस तरह के काम किया करते थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले क्या किया था? खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया था। अब ये आप देख रहे हो ना, स्क्रिप्चर देख रहे हो, तो इस पे जो भी कुछ लिखा हुआ है ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में वो लिखा होता था। तो सबसे पहले डिसाइफर करके दुनिया को बताया कि इसमें क्या लिखा है। तो उसको डिसाइफर करने के बाद इसमें पाया गया कि यहाँ पर एक वर्ड जो बार बार देखा जा रहा है वो है पियादासी, है ना, पियादासी, और फिर बाद में वो भी आ जाएगा, देवपिया भी आ जाएगा। तो ये जो पियादासी या देवपिया है, ये किसी राजा ने अपना डायरेक्ट नाम ना लिखवा करके अपने नाम को इस तरीके से बताया है कि वो पियादासी है और वो क्या है? वो देवपिया है। ठीक है, अब ये किसकी बात हो रही है? सम्राट अशोक की बात हो रही है, आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, यहां पर देखिए, मोस्ट ऑफ दीज मेंशन द किंग रेफर टू द पियादासी। मीनिंग क्या होता है पियादासी का? प्लीजेंट टू बिहोल्ड, जिसको देखकर अच्छा लगता है ना, तो उसका मतलब होता है पियादासी। तो ये यहां पर वर्ड ब्रेक कर लीजिए, पिया। ठीक है, पिया का मतलब क्या होता है? प्रिय। ठीक है, जिसको आंखों को देखकर जिसको देखकर हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है ना, दिल को ठंडक मिलती है। तो यही सब चीजें, मतलब कि ग्रेट अशोका जो थे वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो भी उसको देखता था ना, तो एकदम उनके मुंह से निकलती थी वाओ, या क्या ग्रेट पर्सनालिटी है ना। तो इस तरीके की, राइट। सो दीज देयर वर few inscription which also refer to the king as अशोका। तो तब बाद में पता चला कि ये नाम जो है वो किंग अशोका ने अपने आप को अशोका ना लिखवा करके इन नामों से लिखवाया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि जब कलिंग की बैटल हुई थी, कलिंगा बैटल हुई थी, तो उसे बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं अशोक, सम्राट अशोक को ये लग रहा था, ग्रेट अशोका को लग रहा था कि ये सारी चीजें मेरी वजह से, इतने सारे लोगों की जान मेरी वजह से गई है, तो लोग उनके बारे में बुरा ना सोचे, इसलिए डायरेक्ट नाम तो लिखवाया नहीं, तो ये नाम लिखवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। अर्लीस्ट स्टेट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि सबसे पहले जो स्टेट बने वो कैसे बने थे, कौन से बने थे। ठीक है, सो 6th सेंचुरी BC ऑफन रिगार्डेड था। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सी सेंचुरी को एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो 6th सेंचुरी आ जाएगा। इसमें जो है अर्ली बुद्धिस्ट जैना टेक्स्ट, तो बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में हमें 16 महाजनपदों के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो बौद्धिज्म की बुक होती है, जो टेक्स्ट बुक होती है, या फिर जैनिज्म की होती है, तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपद में से सबसे जो पावरफुल जनपद था वो था मगध। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे 16 महाजनपद की। तो महाजनपद मींस, अब यहां पर हम एक थोड़ा सा मैं डायग्राम करके बताती हूं कि किस तरीके से हम कहानी को समझने वाले हैं। देखो, ये पूरा का पूरा क्या था, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड हो गई थी, तो यहाँ पर आपने देखा ना कि लोग आकर जो है वो सेटल्ड हो गए थे। तो कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था, यहीं पर रहकर उन्होंने ऋग्वेद की रचना करी थी। अब जो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना कि लोग अलग अलग ग्रुप्स में रहने लग गए। ठीक है, लोग जो है वो ग्रुप्स बनाकर रहने लग गए थे। अब जहां पर लोग इकट्ठे होकर रहने लगेंगे, मतलब कि आप ये अकेले अकेले नहीं रहते थे, अकेली फैमिली नहीं रहती थी, तो कोई 150 फैमिली जो है वो इकट्ठे होकर रहने लगी, लोग ग्रुप्स में रहने लगे, यानी कि ट्राइब्स बन गई थी। ठीक है, अब
इन ट्राइब का कोई ना कोई क्या होगा, हेड होगा, इन ट्राइब का कोई ना कोई हेड होगा। अब ये हेड क्या करेगा, इस हेड के मन में आएगा कि यार क्यों ना मैं इस वाली ट्राइब को कंक्वायर कर लूं, इस वाली ट्राइब पर अटैक करके इसको अपने उसमें ट्राइब में मिला लूं, तो मेरी ट्राइब बहुत बड़ी हो जाएगी, मेरा एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, इस पर अटैक करके अपने एरिया को बड़ा कर लेगा। फिर इसी तरीके से अब इसको लालच आ जाता है ना, फिर ये क्या करेगा, फिर ये इसको भी एक्वायर कर लेगा, इसको भी, तो ये इसका जो एरिया है वो बड़ा हो जाता है। अब यहां पर ये कहानी समझ में आ गई। अब इसको कनेक्ट करते हैं जन से, जनपद से और महाजनपद से। तो लोगों का ग्रुप जो होता है, जहां पर देखो लोग क्या कहते हैं, लोगों को क्या कहा जाता है, जन कहा जाता है। ठीक है, लोगों को, जब आपने हिंदी या संस्कृत में पढ़ा होगा कि लोगों को क्या कहा जाता है, पीपल को जन कहा जाता है। देन जन जो है, जो ग्रुप में रहने लगे, फिर ये क्या बन गया, ये जनपद बन गया। क्या बन गया, ये जनपद बन गया। फिर जनपद, बहुत सारे जनपद, ये जनपद थे, सारे के सारे क्या थे, जनपद थे। जब बहुत सारे जनपद मिल गए तो ये क्या बन गए, ये महाजनपद बन गए। क्या बन गए, ये महाजनपद बन गए। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। जन से क्या बना, जनपद बना, जनपद से क्या बना, महाजनपद बन गया। और बहुत सारे महाजनपदास मिलकर क्या बनाएंगे, एक एम्पायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक एम्पायर बना देंगे। यानी कि आज के टाइम में अगर मैं बोलूं इसको, जन क्या हो गए, सिटीजन हो गए। जनपद क्या हो गया, जनपद डिस्ट्रिक्ट हो गया। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर स्टेट बनाते हैं, और बहुत सारे स्टेट मिलकर क्या बनाते हैं, कंट्री बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही सब चीजें इसमें बताई गई है। पावर जो होती थी बच्चा, वो शेयर की जाती थी। देखो मोस्ट ऑफ द महाजनपद, अच्छा उसके बाद क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द महाजनपद रूल्ड बाय द किंग। अब हर एक महाजनपद पर कोई ना कोई हेड होता था, वो उस पर रूल किया करता था। तो अब मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट होती है, रोड कंस्ट्रक्ट करवाना है, लोगों को इस तरह की फैसिलिटी देनी है, बहुत तरह के काम होते हैं। अब जो बहुत तरह के काम हो गए, अब वो क्या करेंगे, वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब राजा जो होता था उसके पास पावर होती थी, अब वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तुम्हें ये काम देखना है, तुम्हें वो काम देखना है, तुम्हें वो काम देखना है, तो वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई उसकी। पर्टिकुलर राजा ने तो सारा काम नहीं किया ना, अब उसके पास जो पावर थी कि वो डिसीजन मेक कर सकता है। डिसीजन मेकिंग के लिए ये पावर उसने किसी और को दे दी, फिर और दूसरा काम था किसी और को दे दी। तो ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यही क्या कहलाता है, यही ओलिगेची कहलाता है। यही क्या कहलाता है, ओलिगेची कहलाता है। तो जो राजा रूल किया करते थे उनको घाना या संघा बोला जाता था, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहा जाता था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ओलिगेची कहा जाता था। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और जो महाजनपद होती थी, हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी, और उस कैपिटल को फोर्टिफाइड किया जाता था। क्यों, क्योंकि एनिमी आकर उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, है ना, इस तरीके से। तो फ्रॉम द 6th century BC onwards the ब्राह्मणास बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्र। तो धर्मसूत्र को कब कंपोज किया गया था, धर्मसूत्र को कंपोज किया गया था 6th century BCE के अंदर ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र बनाए। अब ये धर्मसूत्र क्या होते हैं, सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। तो सोसाइटी पर रूल करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज, कुछ जो है वो बनाए जाएंगे, नियम और कानून बनाए जाएंगे, जो कि ब्राह्मण बनाएंगे, और ब्राह्मणों को ऊपर वाली कैटेगरी पर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। ये क्या है, ये पूरे के पूरे 16 महाजनपद हैं, जो कि हमारे किसमें दिए हुए हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तक्षशिला हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कुरु हो गया, पांचाल हो गया, सूरसेन, मत्स्य, चेदी, अवंती, ठीक है, और कौशल हो गया, मगध हो गया, मल्ला हो गया, वज्जी हो गया, है ना। ये सारे के सारे क्या थे, 16 महाजनपद थे, और इनका वर्णन जो है हमें बौद्धिज्म की टेक्स्ट बुक और जैनिज्म की टेक्स्ट बुक में भी मिलता है। नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद मगध। तो इन 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था, मगध था। तो मगध पर अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया। मगध के जो फेमस, जो पावरफुल रूलर थे, उसमें एक अजात शत्रु, बिंबिसार, और कौन हो जाएंगे, महापद्मानंद हो जाएंगे, है ना। तो इनमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो वही पहले क्या आ जाएगा, हर्यक डायनेस्टी इस पर रूल करेगी। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, बट मैं बता देती हूँ मगध पर किस किस डायनेस्टी ने रूल किया। हर्यक डायनेस्टी ने और नंद डायनेस्टी ने, फिर उसके बाद आ जाएगी मौर्य वगैरह आ जाएगी। तो ये जो है मगध का पार्ट चलता रहा है। तो 4th सेंचुरी के अंदर, बिटवीन द 6th to 4th सेंचुरी, मगध इन प्रेजेंट डे बिहार। तो पहले का ये मगध होता था, आज के टाइम में इसको बिहार कहा जाता है ना। बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो इसमें क्या होता था, मगध वॉज द रीजन। मगध सबसे पावरफुल क्यों माना जाता था, क्योंकि मगध के अंदर ना नेचुरल रिसोर्सेज काफी थे, जिनको यूज करके और कोई भी रूलर जो होगा वो अपने एरिया को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है। इसकी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था इसके अंदर। इसमें जो है वो पास में रिवर फ्लो किया करती थी, गंगा रिवर फ्लो किया करती थी, राइट, जिसकी वजह से इसमें अच्छा खासा इरिगेशन के लिए लोगों को सोर्सेज मिल जाएंगे। देन इसके बाद रिवर के पास में फॉरेस्ट पाए जाएंगे, फॉरेस्ट में एलिफेंट पाए जाएंगे, जो कि इनके आर्मी में काम आएंगे। आयरन माइंस भी थी, आयरन माइन से क्या करेंगे, आयरन से वेपन्स बनाए जाएंगे, टूल्स बनाए जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नेक्स्ट आता है, सबसे बड़ा फैक्टर है
है राजाओं का एम्बिशियस होना। जब तक राजा के मन में अपने लैंड एक्सपेंशन की इच्छा नहीं होगी तो वो फिर कोई काम नहीं करेगा, तो वो भूख होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इसको माना जाता है कि ये इस तरह से पावरफुल बना। तो मगध की फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? राजगीर। फिर 4th सेंचुरी में इसको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर की जो स्टैब्लिशमेंट है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि लगभग 321 BCE में की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर जो था, मौर्य एम्पायर नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक पूरा का पूरा ये फैला हुआ था। मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कौन कौन से सोर्सेज हमें मिले जिसकी वजह से हम मौर्य एम्पायर के बारे में इतना जान पाए हैं? तो ये हमें मिले कहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें आर्कियोलॉजिक्स फाइंड मिले। आर्कियोलॉजिक फाइंड्स का मतलब होता है खुदाई के दौरान जो भी चीजें मिली, फिर पता चला कि ये तो मौर्य के टाइम में यूज हुआ करते थे। स्कल्पचर्स वगैरह, उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां, पहले फोटो वगैरह तो नहीं खींची जाती थी, है ना, आज की तरह से, तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे, तो उनसे पता चला वो हमें दबी हुई मिली या कहीं कहीं पर रखी हुई मिली, है ना। इसके अलावा चाणक्य की अर्थशास्त्र से, तो चाणक्य जो कि जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बड़ा राजा बनाया था, तो उसने ईच एंड एवरीथिंग अपनी अर्थशास्त्र में उसको मेंशन कर दिया कि क्या क्या चीजें हुई थी। इसके अलावा एक और थे मेगास्थनीज की बुक इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज था। अब ये सोचते हैं मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था बच्चे एक ये ग्रीक इंडिका, ठीक है, एक ये ग्रीक एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन में उनके कोर्ट में आता है और कुछ साल तक इंडिया में रुकने के बाद फिर वो वापस चला जाता है अपनी कंट्री में। तो इसने अपनी बुक इंडिका के अंदर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, खास करके आर्मी के बारे में सब कुछ डिफाइन किया कि किस तरीके से 6 सब कमेटीज बनाई गई थी। 6 सब कमेटीज में आर्मी में, तो आर्मी में बहुत सारे काम होते हैं। एक कमेटी क्या करेगी? एलिफेंट्स को देखेगी। एक कमेटी क्या करेगी? हॉर्सेस को देखेगी। एक कमेटी क्या करेगी? फॉडर्स वगैरह को देखेगी। फॉडर का मतलब होता है जो एनिमल को चारा वगैरह दिया जाता है ना, और जो सैनिकों तक खाना पहुंचाया जाता है, तो वो वाला डिपार्टमेंट। एक नेवी वाला डिपार्टमेंट देखेगा, एक वेपन्स वाला डिपार्टमेंट देखेगा। तो इस तरीके से इंडिका में उसने डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो इस इतने बड़े एम्पायर को स्मूथली रन करने के लिए इसके 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए गए। तो कौन कौन से पॉलिटिकल सेंटर थे? देखो, तक्ष, ये जो पाटलिपुत्र थी, ये क्या थी? उनकी कैपिटल थी। तो एक तो ये थी ही, इसके अलावा 4 और सेंटर्स बनाए गए थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णगिरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये उज्जैनी है। मान लीजिए ये उज्जैनी पॉलिटिकल सेंटर बना दिया, तो उज्जैनी के जो भी हेड बनाए जाएंगे वो क्या करेगा? अपने आसपास के एरियाज को भी देखेगा ताकि जो है वो ठीक तरीके से जो भी सिस्टम है वो चल सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके अंदर कम्युनिकेशन कैसा होता था। तो कम्युनिकेशन जो है वो बोथ लैंड और रिवराइन दोनों रूट को फॉलो किया जाता था। अगर मान लिए उज्जैनी से हमें कहां जाना है? उज्जैनी से मान लीजिए हमें पाटलिपुत्र जाना है, ठीक है। अब उज्जैनी के आसपास में कोई रिवर नहीं थी, तो उज्जैनी से क्या किया जाएगा? लैंड रूट फॉलो किया जाएगा। और जो अगर मौर्य एम्पायर के किसी भी पर्सन को अगर मान लीजिए अदर कंट्रीज में जाना होता था तो सी वोयाजेस किया करते थे, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता तो रिवराइन रूट फॉलो किया करते थे। गंगा रिवर को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया करते थे। तो वही सब बताया गया है, ठीक है। ये रहा मेगास्थनीज 6 कमिटीज को जो है वो बताया है अपनी बुक इंडिका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्पायर। इस एम्पायर की इंपॉर्टेंस क्या थी? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये थी कि इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए, या इतने बड़े एम्पायर के अंदर काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, काफी सारे इसमें जो थे नेचुरल रिसोर्सेज होने की वजह से क्या थी? डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होती थी। मतलब कहने का मतलब ये, टोटालिटी में अगर बात करूं तो लोग बहुत ज्यादा खुश थे इस एम्पायर के अंदर, है ना, क्योंकि लोगों को वो हर तरह की फैसिलिटी मिलती थी। उसके ऊपर जो राजा होता था, राजा का अच्छा होना सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। तो अगर राजा ही अगर क्रूल होगा तो वो अपनी पब्लिक को परेशान करेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसकी? सम्राट अशोक की, ग्रेट अशोका की, या फिर मैं इनके दादाजी की बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य की, इनके फादर की बात करूं बिंदुसार की, तो ये सभी रूलर जो थे वो बहुत अच्छे थे, है ना। इन्होंने बहुत अच्छे से लैंड एक्सपेंशन भी किया और लोगों के वेलफेयर के लिए भी काफी सारा काम किया। अब वेलफेयर में क्या आता है? एक आता है धम्मा पॉलिसी, है ना, आपने शायद नाम सुना होगा, धम्मा पॉलिसी। तो धम्मा पॉलिसी क्या होती है? धम्मा पॉलिसी क्या होती है? धम्मा, तो ये धम्मा वर्ड आपने सुना होगा ना। कहने का मतलब ग्रेट अशोका ने मॉरल वैल्यूज को प्रोपोगेट करने के लिए, मॉरल वैल्यू मतलब नैतिक शिक्षा जो होती है उसको फैलाने के लिए कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, अपने जो है अपने
धर्म के साथ साथ में, रिलीजन के साथ साथ में हमें औरों के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये जो यूनिवर्सली जो होता था लोगों के लिए, सबके लिए अच्छी अच्छी बातें होती थी, तो वो सारी धम्म में कंक्लूड कर दी गई, मतलब इंक्लूड कर ली गई। और इस धम्म को फैलाने के लिए जिन भी मिनिस्टर्स की जो रिक्रूटमेंट की जाती थी उनको क्या कहा जाता था, उनको धम्म महामत्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धम्म महामत्ता। क्या कहा जाता था? धम्म महामत्ता, ठीक है, ये कहा जाता था उनको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, न्यू नोशंस ऑफ द किंग। अब हमने देखा कि मौर्य एम्पायर जो है वो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में, जबकि साउथ इंडिया में मौर्य एम्पायर नहीं आया था। तो फिर साउथ इंडिया में कौन रूल कर रहे थे? चोला, चेराज और पांड्यास रूल करते थे, क्योंकि साउथ में भी तो कोई ना कोई रूलर होगा ना, तो वो रूलर थे चोला, चेराज और पांड्यास। तो अ चीफ वॉज द पावरफुल मैन हुज पोजीशन, तो साउथ में एक चीफ होता था, पर्टिकुलर एरिया में एक हेड होता था जिसको चीफ कहा जाता था। तो वो चीफ क्या करता था? जो भी उसके एरिया के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आए उनको यूज करता था, डेवलपमेंट करता था, और लोगों से, वो फार्मर्स वगैरह से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। बाकी अदर लोग भी उनको क्या करते थे? हैवी मतलब प्रेशियस गिफ्ट दिया करते थे, है ना। और जो लोग अपनी श्रद्धा से, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने फार्मर से रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट कर दी थी, तो रेवेन्यू आएगा उनके पास में, तो रेवेन्यू आएगा तो जो भी इनके अंडर में जो भी मिनिस्टर्स होंगे तो उन्हीं से ही वो फंड को यूज किया करते थे, मिनिस्टर्स की सैलरी वगैरह दिया करते थे। गवर्नमेंट कब काम करती है? गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स को सैलरी कहाँ से देती है? जब सिटीजन का ही तो फंड होता है, सिटीजन का ही तो पैसा होता है ना, तो वही पैसा जो है उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग उनको दे दिया जाता है। यही काम जो है साउथ के जो चीफ थे वो कर रहे थे, ठीक है। सो सारी चीजें वहीं पर बताई गई है कि साउथ इंक्लूडिंग द चीफेंस ऑफ द चोला, चेरास, पांड्यास इन द तमिलकम कंट्री। तमिलकम कंट्री के अंदर आपकी कौन कौन सी वो आ जाएंगी, कौन कौन से स्टेट इंक्लूड होंगे जिनको पहले तमिलकम कंट्री कहा जाता था। अब ये तमिलकम कंट्री क्या होता है? तो बच्चे ये तमिलकम कंट्री के अंदर आपका तमिलनाडु वाला पार्ट, आपका कर्नाटक वाला पार्ट, आपका केरला वाला पार्ट, आपका जो है वो आंध्र प्रदेश वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? तमिलकम कंट्री कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? तमिलकम कंट्री कहलाता है। नेक्स्ट करेंगे चीफ एंड द किंग इन द साउथ इंडिया। अ चीफ वॉज अ पावरफुल, हो गया। नेक्स्ट, डिवाइन किंग। अब यहां पर हम डिवाइन किंग की बात करते हैं, मतलब कि मगध के, जब ये मगध में मतलब जब मौर्य एम्पायर जब रूल कर रहे थे, मौर्य एम्पायर के रूलर्स रूल कर रहे थे, तो मौर्य एम्पायर का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो बताया गया है 321 से लेकर के 185 बीसी तक। तो 185 में क्या हो जाता है? 185 में ये डिक्लाइन हो जाता है, खत्म हो जाता है। देन उसके बाद उसको क्या करते हैं? उसके बाद अदर जो डायनेस्टीज हैं यहाँ पर रूल करेंगी, ठीक है। उन्हीं में से एक डायनेस्टी थी, कौन सी? कुशाना डायनेस्टी। अब कुशाना डायनेस्टी 4th सेंचुरी के अंदर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करती है। कहां पर रूल करती है? किंग्स ऑफन ट्राइड टू आइडेंटिफाई themselves। तो ये जो कुशाना डायनेस्टी के रूलर थे, ये अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं समझते थे। ये सोचते थे कि हम ही लोगों के भगवान हैं, भगवान के नीचे हम हैं और बस, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया? कुशाना रूलर जो है वो रूल करते हैं 1st सेंचुरी के अंदर, ठीक है। 1st सेंचुरी BCE से लेकर के 1st सेंचुरी CE तक, ठीक है। इन्होंने भी अपना जो किंगडम है वो बहुत बड़ा, अपना वास्ट किंगडम जो है वो क्रिएट किया। कहां से कहां तक? ये किया था आपका सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट एशिया। अब ये आप जो इंडिया का जो ये मैप देखते हो ना बच्चे, ये वाला जो मैप देखते हो, है ना, तो ये इस वाली जो तरफ का पार्ट है ना, ये वेस्टर्न वाला पार्ट है। तो ये सारा का सारा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, और यहां पर बताया गया नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ आपका ये हो गया और आपका वेस्ट। तो इस वाले पार्ट के अंदर ये पूरा का पूरा क्या था? यहां पर ये रूल करते थे कौन? कुशाना रूलर्स। तो कुशाना रूलर्स, मैंने कहा ना कि अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है वो मंदिरों के आगे जो है इंस्टॉल करवा दी कि लोग जब भी टेंपल में आएंगे वर्शिप करने के लिए डिटीज की, तो सबसे पहले इनके सामने सर झुकाएं, क्योंकि उनके लिए यही भगवान है ना, ऐसा मानते थे वो, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने करने के लिए इन्होंने देवपुत्र की टाइटल ली। और वो किससे इंस्पायर्ड थे? चाइनीज रूलर से इंस्पायर्ड थे, जो इतनी हैवी टाइटल को एक्वायर किया करते थे। इन्होंने अपने आप को क्या कहा? देवपुत्र। क्या कहा इन्होंने अपने आप को? क्या कहा? देवपुत्र कहा। देवपुत्र का मतलब होता है देवताओं का पुत्र, मतलब देवपुत्र, ठीक है। और इस तरह का स्टैच्यू जो हमें कहाँ पाया? हमें मिला ये मठ नियर द मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। 4th सेंचुरी के अंदर क्या होता है? द स्टेट इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। तो 4th सेंचुरी, अब ये क्या था? 1st सेंचुरी से 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी C, फिर देन उसके बाद में क्या आ जाता है? सातवाहन रूलर्स आएंगे, है ना, वो रूल करेंगे 2nd सेंचुरी के अंदर। फिर 4th सेंचुरी के अंदर गुप्ता रूलर्स आएंगे, जिसमें आप चंद्रगुप्त सेकंड को देखोगे और
समुद्रगुप्त को देखोगे, है ना, तो ये इसके जो है वो पावरफुल रूलर माने जाते हैं, खास करके समुद्रगुप्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त सेकंड अलग है, दोनों कंफ्यूज मत हो जाना दोनों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चंद्रगुप्त उनका भी नाम था, चंद्रगुप्त इनका भी नाम है, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त सेकंड है। ठीक है, दोनों में अलग अलग। ठीक है, सो इसमें क्या करेंगे, ये भी क्या करते थे, गुप्ता एम्पायर हैव बीन फाउंड मेनी ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन द सामंतास। ठीक है, अभी जो गुप्ता रूलर्स जो थे वो बहुत सारे जो रूलर थे वो सामंतास पे डिपेंड करते थे। सामंतास कौन होते हैं, सामंतास वो होते हैं जो महाराष्ट्र वगैरह आपने देखा होगा ना, एक मूवी देखी होगी, कौन सी, बाजीराव मस्तानी, तो उसमें पेशवा होते हैं, सामंतास होते हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया के हेड होते हैं। ठीक है, वो रिसोर्सेज को यूज करते हैं, वहां के रिसोर्सेज को, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट भी होता है उनके पास में, थोड़ी बहुत आर्मी भी होती है कि जब भी राजा को नीड होगी तो वो आर्मी अपनी दे करके राजा की हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से वो बहुत हेल्पफुल माने जाते थे किसी पर्टिकुलर रूलर के लिए, कौन, सामंतास। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन परसेप्शन ऑफ द किंग। अब हमें ये इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो पहले इसको कैसे बताया जाता था, तो पहले इनको स्टोरीज के थ्रू बताया जाता था। आपने दादी से या नानी से कोई भी स्टोरी सुनी होगी, जब दादी या नानी जो है वो हमें स्टोरी सुनाती है तो वो ऐसा लगता है कि कोई पिक्चर हमारे दिमाग के अंदर चल रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, ऐसे चलता है ना। तो पहले जो कहानियां होती थी, ये सुनाते थे, तो उससे हमें ये पता चलता है कि किंग का अपने सब्जेक्ट, अपने पब्लिक के साथ, अपने लोगों के साथ में कैसा रिलेशन था। मान लो दादी ने कहानी सुनाई, एक रूलर था, वो इतना क्रूल था, वो अपनी जनता को बहुत परेशान करता था, उनको मारता था, पीटता था, उसके जो रूल रेगुलेशन थे बहुत ज़्यादा हार्ड थे, ये वो करके। तो इससे जब हम वो कहानी सुनते तो इससे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि राजा और प्रजा के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, खराब रिलेशन थे। और जब राजा खराब होता तो लोग जो है उनके मरने की दुआएं करेंगे, यार जल्दी पीछा छूट जाए, हे भगवान इस राजा को उठा ले। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक बताया गया है क्या, गंता तिंदु जातका। तो उस गंता तिंदु जातका के अंदर एक विक्ड किंग के बारे में बताया गया है, और इस पूरी स्टोरी के अंदर जो है इंक्लूड किया गया कि इसको एल्डरली मैन, विमेन, कल्टीवेटर्स, हर्डर, विलेज बॉयज और एटसेट्रा, इनको कहा गया है। जातक क्या होते हैं बच्चे, जातक स्टोरीज को कहा जाता है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ठीक है, जातक एंड पंचतंत्र से, मैंने कहा ना कि कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी होगी, अब तो इंग्लिश में भी आ गए, तो पहले संस्कृत या हिंदी भी बाद में आया था, पहले संस्कृत में होती थी। ठीक है, चलिए जी, अब देखो ये सारा का सारा क्या है, मान लो अब पंचतंत्र की आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक चीकू बंदर था, उसने बंदर लगा लो या खरगोश लगा लो, उसने एक शेर को मार गिराया, इतनी समझदारी थी। तो ये एक बताने का माध्यम होता है, मीडिएटर होता है कि किस तरीके से हमें सोसाइटी के अंदर समझदारी से काम लेना है, तो उसको कहानी के माध्यम से बताया गया, यही सब बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम क्या, स्ट्रेटेजी फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो एग्रीकल्चर होगा तो इसकी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, तो पहले अगर हम हड़प्पा की बात लें तो हड़प्पा के लोग क्या करते थे, जो प्लो होते थे, लकड़ी के जो होते थे ना, तो उनको यूज किया करते थे। लेकिन अब आते आते आयरन प्लो शेयर चलने लगे थे। आयरन प्लो शेयर का मतलब होता है कि हल के अंदर टिप्ट पर क्या की जाती थी, आयरन की कोई भी चीज जो है वो इंसर्ट कर दी जाती थी, लगा दी जाती थी, फिर उससे उसको प्लो किया करते थे, अपने फील्ड्स को प्लो करते थे। तो जितनी खुदाई जो है वो जमीन को खोदा जाएगा अंदर तक, तो उस प्लांट को ग्रो करने में अच्छा खासा उसको टाइम मिल जाएगा। तो यही सब बताया गया था, है ना, टाइम इन द सेंस कि प्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए तो वो उसको सॉइल से मिल जाएंगे, और सॉइल से मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन अच्छी निकलेगी। तो यही सब चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, और जो गंगा रिवर वाटर था उससे वो इरिगेट किया करते थे। ठीक है, तो यही सब चीजें जो थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स में देखी जाने लगी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, डिफरेंस इन द रूरल सोसाइटी। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। एग्रीकल्चर कहाँ ज्यादातर किया जाता है, रूरल एरिया में। तो रूरल एरियाज में लोगों के पास ना मतलब एक तो वो लोग होंगे जिनके पास बहुत सारी जमीन होगी, जिनको जमींदार कहा जाता है। एक वो होंगे जो एवरेज पीजेंट्स होंगे, जिनके पास 2-3 एकड़ जमीन होगी, 5 एकड़ जमीन होगी। एक वो होंगे बिल्कुल लैंडलेस होंगे, है ना। तो 3 तरह की कैटेगरी बना दी जाएंगी। ठीक है, 3 तरह की कैटेगरी बना दी जाएंगी, और उन फैमिलीज की जो कैटेगरी होगी उनमें एक गहपति वर्ड आता है। ठीक है, अब ये गहपति किसको कहते हैं, गहपति कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली को, यानी कि जो भी उनके पास अगर फील्ड्स होंगे तो वो भी हेड ऑफ द फैमिली, जैसे दादाजी हो गए ना, तो दादाजी हमारे क्या है, फैमिली के हेड है, उनके नाम पर ही जमीन होगी, घर होगा, दुकान होगी, बिजनेस होगा, ज्वेलरी होगी, पशु होंगे, सब कुछ उनके नाम होंगे। तो वो क्या कहलाते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। और पाली भाषा में इसको क्या कहा जाता है, इसको
गहपति कहा जाता है, ठीक है। सो तमिल संगम लिटरेचर में ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई है ना, एक क्या होता है, लैंड होल्डर्स होता है, एक लैंडलेस होता है, एक एवरेज पीपल स्मॉल पीजेंट होते हैं। तो तमिल संगम लिटरेचर के अंदर इस तरह की कैटेगरी में जो डिवाइडेड वाला पोर्शन है, जमींदार वाला, एवरेज वाला पीजेंट और आपका लैंडलेस वाला पीजेंट, ठीक है। तो आपको तमिल संगम लिटरेचर के अंदर ये क्या क्या बोला जाएगा, तो इसमें बोला जाएगा लैंड ऑनर्स जो होते थे उनको क्या कहा जाता है, उनको वेल्लॉर कहा जाता है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से जो प्लोमैन होता है उसको क्या कहा जाता है, उझावर। प्लोमैन कौन होता है, जो फील्ड्स को प्लो करता है, जोतता है, ठीक है। एंड द स्लेव्स और द अदमई, और स्लेव्स किसको कहा जाता था, अदमई को कहा जाता था। मतलब कि अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, तमिल संगम लिटरेचर के अंदर हमें 3 कैटेगरी को मेंशन किया हुआ मिला। उन तीनों कैटेगरी को क्या क्या कहकर बुलाते थे, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, जिनको हम जमींदार बोलते, लेकिन वहां पर वेल्लॉर कहा जाता था। जो प्लोमैन होते थे, हम यहाँ पर उनको हल्दर कहते हैं, हल चलाने वाला कहते हैं। एवरेज पीजेंट्स कहते हैं, जो कि अपने खेतों में खुद ही काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता, उझावर कहा जाता था। और होते थे लैंडलेस पीपल, जिनको हम क्या कहते हैं, लैंडलेस पीपल, की जिनके पास जमीन नहीं होती है, लेकिन वो उनको क्या कहते थे, उनको अदमई। हम उनको स्लेव्स कहते हैं, लेकिन वो उनको अदमई कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि लैंड ग्रांट एंड द न्यू रूलर एलिट्स। अब ये लैंड ग्रांट करने का सिस्टम कब और कहां से शुरू हुआ, पहले तो ऐसे था नहीं। तो अगर मान लीजिए कोई भी ब्राह्मण अगर राजा के घर में या महल में हवन यज्ञ करने के लिए आ रहा है, तो राजा क्या करता था, उनको लैंड ग्रांट कर दिया करता था। और ये जो सिस्टम था वो 2nd सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो 2nd सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। अब जो भी लैंड ब्राह्मणों को जो डोनेट की जाती थी, ग्रांट की जाती थी, उसको क्या कहा जाता, उसको अग्रहारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसको अग्रहारा कहा जाता था, ठीक है। और अगर किसी रूलर ने अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लैंड ग्रांट करी है, तो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, वोटिव इंस्क्रिप्शन। क्या कहा जाता था, वोटिव इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये कहा जाता था, राइट। नेक्स्ट करेंगे क्या, ये पूरा का पूरा क्या है, अर्बन पॉपुलेशन एलिट्स एंड द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, पहले मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ, ठीक है, जहां जहां से ये कम्युनिकेशन किया करते थे। तो 3 प्लेसेस बताए थे मैंने, मतलब 2 तरीके से कम्युनिकेशन किया करते थे, लैंड रूट और रिवर रूट। लेकिन यहाँ पर सी वोयाजेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, सी ट्रैवलिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी, कि दूर दराज के देशों में जाना होता था, दूसरी कंट्री में जाना होता था, तो ये लोग सी रूट फॉलो किया करते थे। उज्जैनी से क्या करते थे, उज्जैनी से लैंड रूट फॉलो किया करते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आसपास ना तो रिवर है ना सी है। इसके अलावा पाटलिपुत्र से क्या कहता है, पाटलिपुत्र गंगा रिवर के पास है, इसलिए यहाँ पर रिवराइन रूट फॉलो किया जाता था। क्या किया जाता था, रिवराइन रूट फॉलो किया जाता था। और ये है पुहार, पुहार कोस्टल एरिया है, तो यहाँ से समुद्री यात्राएं करने के लिए लोग जो है वो समुद्री यात्राएं किया करते थे यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो 3 तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो यहाँ पर देखिए ये तक्षशिला है, ठीक है, ये क्या है आपका तक्षशिला, ठीक है। और क्या जाएगा, ये पाटलिपुत्र है, राजगीर पहली कैपिटल थी, फिर इसको 4th सेंचुरी में पाटलिपुत्र इसको शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्या, नेक्स्ट करते हैं न्यू सिटीज पर बात करते हैं। तो न्यू सिटीज कौन कौन सा हो जाएगा, अर्बन सेंटर इमर्ज इन द सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट 6th सेंचुरी सीई, द मेजर टाउन लोकेटेड अलोंग विद द। तो मेजर टाउन्स उसके जो भी होंगे, जहां मेजर टाउन किसको कहा जाता है, जहां पर कमर्शियल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होंगी, जहां पर लोगों को काम अच्छा खासा मिलेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, वहां पर रहकर वो काम करेंगे, तो उनको मेजर उसमें सिटीज में काउंट किया जाता था, मेजर टाउन्स के अंदर। तो पाटलिपुत्र को क्या किया जाएगा, वॉज द रिवराइन रूट। पाटलिपुत्र मेजर सेंटर माना जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से रिवराइन रूट फॉलो किए जाते थे। उज्जैनी को अभी मैंने बताया ना, ये रहा आपका उज्जैनी, ठीक है, ये क्या है, उज्जैनी है, ये पुहार है, और ये क्या है, मैंने अभी भी बताया था, पाटलिपुत्र है। तो यहाँ से इन रूट्स को ऐसे फॉलो किया जाएगा। तो पुहार से नियर द कोस्ट एरिया, तो यहाँ से क्या करते थे, सी रूट बनकर चला करते थे, ठीक है। और रिवराइन रूट पाटलिपुत्र से, और लैंड रूट जो है वो उज्जैनी से। नेक्स्ट आता है कि द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड द एक्सकवेशन इंक्लूडेड। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, उनका तो काम ही होता है चीज़ों की मतलब ज़मीन को खोद करके और फिर चीज़ों का पता लगाना। तो एक्सकवेशंस के दौरान जो भी उनको चीज़ें मिली, है ना,
फिर उसको एग्जामाइन किया गया, फिर पता चला कि ये इतनी पुरानी है, और कितनी पुरानी है फिर उनको मौर्य पीरियड से मैच किया गया, तब पता चला कि ये जो भी चीजें उनको मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ये मौर्य एम्पायर से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब उस टाइम से रिलेटेड है जो पर्टिकुलर जिस टाइम के बारे में बोला गया है। सो हमें यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स रिकवर द एक्सकवेशंस इंक्लूडिंग द फाइन पोट्री। तो फाइन पोट्री का मतलब होता है बोल्स, द डिशेज एंड द ग्लोसी फिनिश। तो एक ऐसा हमें बोल मिला, बोल का मतलब होता है कि वो कटोरा टाइप में, प्याला टाइप में ना, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसा मिला जो कि एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का बना हुआ था। ठीक है, और बहुत ही मतलब ब्राइट था, ये बहुत ही चमकदार था। तो ऐसे बहुत सारे बर्तन हमें नहीं मिले, है ना। तो ये रेयर ही ऐसे देखे गए हैं। इससे पता चलता है कि जो रिच फैमिली के लोग थे वो उनको यूज किया करते थे, और जो नॉर्मल लोग थे वो सिंपल मिट्टी के बर्तन यूज किया करते थे, है ना, सिंपल मिट्टी के, सिल्वर के, जो भी थे, है ना, तो वो यूज किया करते थे। तो इनको कहा जाता है, इस तरीके के बर्तनों को कहा जाता है नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, जिसको कि शॉर्ट में हम क्या कर देते हैं, NBPW। ठीक है, NBPW। आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग द ऑर्नामेंट। तो इसके अलावा हमें, इस बोल्स के अलावा हमें और क्या मिले, हमें इनके अलावा ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, फिगराइन, ये सारी चीजें हमें मिली। इससे पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर इन चीजों का यूज किया करते थे। क्राफ्ट जो प्रोड्यूसर्स होते थे, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन किया करते थे, मतलब अलग अलग कामों को किया करते थे, तो उनकी एक कमेटी होती थी, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जिसको क्या कहा जाता था, गिल्ड और श्रेणी कहा जाता था। तो ये लोग कह सकते हो कि मर्चेंट्स का ग्रुप होता था, जिनको गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था, जो इस तरह के काम किया करते थे। ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पर ट्रेड की बात करेंगे। तो ट्रेड अभी बताया ना मैंने कि सी रूट से और आपके रिवराइन से और लैंड रूट से फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले आपके ट्रेन और ये एरोप्लेन वगैरह ये तो होती नहीं थी, ट्रक्स, बसेस ये वगैरह होती नहीं थी। तो लोग कैसे करते थे, बुल्लक कार्ट से एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, है ना, अगर उनको लोकली अगर को ट्रेड करना होता था। फिर क्या किया जाता था कि अगर मान लो दूसरे देश के अंदर जाना है, दूसरे अगर किसी राजा ने बोला कि तुम्हें ये मैसेज जो है वो दूसरे देश में जा करके और कन्वे करना है, या फिर ट्रेड के पर्पस से उनको वहां पर स्पॉन्सर किया जाता था कि तुम्हें वहां पर जाना है। तो जिनको स्पॉन्सर किया जाता था सी वोयाजेस के लिए, उनकी लाइफ रिस्की होती थी। रिस्की इन द सेंस कि समुद्र में साइक्लोन भी आ सकता है। सी में साइक्लोन का मतलब होता है कि जो समुद्री भूकंप होता है, तो उसमें उसकी जान भी जा सकती थी, तो खत्म था। ठीक है, लेकिन उनको बहुत सारा पैसा मिलता था। राजा कहते थे, क्योंकि राजा को भी पता था कि रिस्की होता है, तो उनको बहुत सारा पैसा दिया करते थे, तो तुम जाओ और वहां पर इस तरीके से ट्रेडिंग रिलेशंस बनाकर आओ, है ना। तो इसी तरीके से जब वो सी वोयाजेस करके जाते थे, अगर सही सलामत वो अपने डेजिग्नेशन तक पहुंच गए, सही सलामत उनको जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, तो उन मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था, मसत्वन कहा जाता था। किसमें, तमिल में क्या कहा जाता था, मसत्वन कहा जाता था। और सेठीज और सातवाहस किसमें कहा जाता था, प्राकृत भाषा में। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, कारवां में चलते थे और बुलक कार्ट से चलते थे, और इसके अलावा पैडलर्स भी होते थे जो ग्रुप में पैदल चला करते थे। तो ये ग्रुप में चला करते थे। रीजन क्या था, ताकि कोई लुटेरा इनका सामान वगैरह ना लूटे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, पंचमार्क कॉइन। अब देखो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो ये कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पंचमार्क कॉइन्स ऑफ द सिल्वर। तो पंचमार्क कॉइन जो थे वो कौन सी दो मेटल के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं सिल्वर और कॉपर के। ठीक है, जो कि 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो पंचमार्क कॉइन होते थे, तो सबसे पहले इनको किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये किया था इंडो ग्रीक ने। किसने किया था, इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है कहीं नहीं, किसने किया था, इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, 1st सेंचुरी इंडो ग्रीक्स ने। तो सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे, इन्होंने इस तरह के पंचमार्क कॉइन्स को यूज किया था, पंचमार्क कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने अपनी फोटो के साथ नीचे उनका डेजिग्नेशन भी लिखा होता था, नाम और डेजिग्नेशन, और ऊपर अपनी फोटो। तो इस तरह के जो सिक्के थे, इस तरह के कॉइन्स थे, जिनको पंचमार्क कॉइन कहा जाता है, उनको इंडो ग्रीक रूलर्स ने स्टार्ट किया था। न्यूमिमेस्टिक क्या होता है, इन सिक्कों पर, इन पर जो भी कुछ लिखा होता है, इनकी स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, न्यूमिमेटिस्ट। ठीक है, और रिकंस्ट्रक्ट द पॉसिबल कमर्शियल एंड द नेटवर्क द फर्स्ट गोल्ड कॉइन। पहली बार सबसे मतलब पहले इंडिया के अंदर 1st सेंचुरी में किसने गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, तो वो आ जाएगा कुशाना रूलर्स ने। ठीक है, कुशाना रूलर्स ने। इसके अलावा जो भी दीज वर द वर्चुअल आइडेंटिकल विद द वेट एंड दोज कुशाना, दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन द वेट विद दोज हु इशूड बाय द कंटेम्प्रेरी रूलर रोमन एम्परर एंड द पार्थेनियन रूलर
ऑफ ईरान। तो जैसे पार्थेनियन रूलर यानी कि जो ईरान के रूलर थे वो, और जो रोमन एम्पायर के एम्परर्स थे उन्होंने जैसे गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे कुशाना रूलर ने भी कर दिया, क्योंकि ये जो है अदर रूलर से इंस्पायर्ड होते थे। गुप्ता रूलर्स ने जो गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, वो किस तरह के गोल्ड कॉइन्स होते थे, तो इनको धीरे धीरे ये इतने सारे सोने के सिक्के बनने लगे तो अब गोल्ड की कमी होने लगी, फिर बाद में जो है वो अदर मेटल्स के यूज होने लग जाएंगे। तो गुप्ता रूलर्स ने इस तरह के जो गोल्ड कॉइन्स होते थे उनको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करना स्टार्ट किया, कि बहुत दूर दूर तक अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को यूज किया लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन होते हैं, स्पेक्टुलर का मतलब होता है जो देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, इस तरह के जो कॉइन्स होते थे वो गुप्ता रूलर्स ने चलाए थे। इसके अलावा जो योद्धेज होते थे, इसके अलावा जो योद्धेज, ठीक है, योद्ध्याज, ठीक है, ये जो होते थे इन्होंने कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये योद्धेज क्या होते हैं, ये जो हरियाणा और पंजाब के क्या थे, हरियाणा और पंजाब के जो ट्राइबल के जो हेड थे, ट्राइब्स हेड थे, उन्होंने इस तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसाइफरिंग द इंस्क्रिप्शन। तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन टू राइट द मॉडर्न इंडियन, तो बहुत सारी हमें ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले जिस पर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ना कि जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, 1838 के अंदर इस तरह के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया था, एक एक लेटर को अदर लैंग्वेज के साथ मैच किया, तब उसका पता लगाया कि इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो यही सब बातें इसमें बताई गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो होती थी ऐसी होती थी, जो कि कहाँ यूज की जाती थी, नॉर्थ वेस्ट के अंदर इसको यूज किया जाता था। किसको, खरोष्टी स्क्रिप्ट को। ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट Here the coins of the Indo-Greek are the found the rule। तो यहाँ पर इंडो ग्रीक्स जो रूलर होते थे ना बच्चे, वो इस तरीके की स्क्रिप्ट में लिखवाते थे। कोई भी अपना इंस्क्रिप्शन होता था जो कि रूल करते थे कब, सेकंड सेंचुरी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी BC के बीच में इनका रूलिंग पीरियड था एक इनका इंडो ग्रीक का। तो वो इस तरह की स्क्रिप्ट को यूज किया करते थे। ये भी जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट या फिर खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किसने किया, दोनों ही स्क्रिप्ट को, तो वो आ जाएगा आपका क्या, जेम्स प्रिंसेप के अंदर। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। इसके अलावा फिर हमें और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले, इस तरह के इंस्क्रिप्शन मिले। तो इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ था तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको पहचाना। इसमें ज्यादातर जो है वो ग्रेट अशोका ने अपने आप को 2 नामों से लिखवाया हुआ है, पियादासी और देवपिया। पियादासी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड, और देवपिया का मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड। ये देखिए देवन पिया। ठीक है, बता दिया था कि क्यों जो है वो लिखवाया था। तो इसके अलावा मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर प्राकृत। तो ज्यादातर हमें इंस्क्रिप्शन वो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर मिले। अगर पूछा जाए कि अशोका के इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए थे, तो 3 लैंग्वेज में लिखे हुए थे, प्राकृत, ग्रीक एंड एरामाइक। ठीक है, एरामाइक, राइट। तो ये हो गया प्रेजेंट टू बी होल्ड, और देवपिया का मतलब भी समझा दिया है। देन नेक्स्ट करेंगे, after the examine all the inscription and finding that they much term the content, style, language and the paleography, epigraphists have been concluding that they are issued by the same ruler। तो इस तरीके के बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे ऐसे चीजें मिली जिससे पता चलता है कि इस पर जो भी कुछ लिखा हुआ था वो पर्टिकुलर सेम उसने लिखवाया है, सेम रूलर ने अपने बारे में लिखवाया है। और ये सेम रूलर किसको बताया गया है,